नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस की एनसीईआरटी फैक्ट वाले क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें भारत ही नहीं, इसमें दुनिया भर से आने वाले प्रश्नों को समाहित किया गया है। जो आज आपको ये भारत में होने वाले एग्ज़ाम, ये इंडिया गेट आपको दिख रहा है, ये इस इंडिया गेट से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं जो हमारे भारत से भी रिलेटिव हैं और पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी भारत की परीक्षाओं में आने वाले हैं, उनका जो है आप इस क्लास में देखें और एक क्लास को 2 बार रिवीजन करें। ये दोस्तों हमारा सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए, साथ ही साथ भारत में होने वाली सभी परीक्षाएं जो अभी हाल ही में एमटीएस हवलदार की जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एमटीएस वाले फॉर्म भी आप फिलअप कीजिए। ये जो है हमारी क्लास पे पूरे भारत का जो इतिहास है वो आपको पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। विश्व के इतिहास से हमने आपको परिचय कराया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो स्पेशल क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन क्लासों को भी आप देखें। वो परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति और कंप्यूटर और हिंदी से अगर आप एनटीए नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे टारगेट बैच 2022 जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और चैनल पे दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर अपलोड किए गए हैं, आप उनको देखें। और एमटीएस की जो भर्ती आई है, इस एमटीएस हवलदार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी ये क्लासेस हैं, जिसमें आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर बताए गए हैं। दोस्तों आइए इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये दोस्तों वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो ये जो वर्ण व्यवस्था, जिसमें आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और वैश्यों के बाद शूद्र, जो ये 4 वर्ण व्यवस्था आई थी दोस्तों, ये 4 वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब आया था? आर्य सभ्यता में आया था। इसे आपको आर्य सभ्यता क्लिक करना है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसे आपको याद रखना है। और भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर पूछ लिया जाता है तो ये कोलकाता में है, इसे आपको याद रखना है। और प्लानिंग फॉर इंडिया नामक किताब किसने लिखा है? तो इसको विश्वेश्वरैया जी ने लिखा है, प्लानिंग फॉर इंडिया, इसे आपको याद रख लेना है। प्लानिंग फॉर इंडिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये प्लानिंग फॉर इंडिया। दोस्तों आप इसे आपको याद रख लेना है। इसके बाद आप देखें कि नेहरू जी ने क्या कहा है, भारत के आधुनिक मंदिरों की संज्ञा नेहरू जी ने किसे दिया था? तो भारत के जो आधुनिक मंदिर हैं वो ये बांध हैं। ये मंदिरों को जो है उन्होंने, जो भी वर्तमान में मंदिर हैं, इनको मंदिर न कहते हुए जो भारत के बांध हैं, जिससे बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जहां जल की पहुंच नहीं है वहां जल पहुंचाया जाता है। और इसके माध्यम से आप देखें कि इसीलिए उन्होंने बांधों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए बहुत सारा बिजली उत्पादन, हर प्रकार से आप देखें कि समृद्धता का प्रतीक क्या है? भारत के बांध हैं। इसीलिए नेहरू जी ने जो है भारत के बांधों को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दिया था। दोस्तों आइए अगली स्लाइड देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है ये, कि सर्वप्रथम आप देखें कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी से मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई किसी दूसरी पार्टी का है, तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई हैं, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में। और जैसा कि आप जानते हैं बीजक के रचनाकार कौन है? तो ये कबीरदास हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। और वो नारा क्यों दिया दोस्तों? कि इन्होंने 1920 में आप देखें कि असहयोग आंदोलन भी किया। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि मौका है जो है असहयोग आंदोलन से वो जुड़ जाएं। जो असहयोग आंदोलन जो है, अंग्रेज जब
फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत गए तो उन्होंने तुर्की, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की जो है इनके अंग्रेज़ों के विपक्ष में लड़ रहा था, इसलिए उन्होंने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था और इसीलिए दुनिया भर में ये असहयोग किया जा रहा था अंग्रेज़ों का। तो ये असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने अपने आप को जोड़ा और उसके साथ ही सभी हिंदुओं को भी असहयोग आंदोलन से उन्होंने जोड़ा था और वहाँ भी इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद इनको और सफलता कहाँ नहीं मिली, जब आप देखते हैं कि 1930 वाला जो इन्होंने सबने अयोग्या आंदोलन छेड़ा था महात्मा गांधी जी ने, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली और उसके बाद लगातार मिल रही असफलता को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने, जो अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा के पुजारी अंतिम में ये कहते हैं भैया कि करो या मरो। तो आप देखें कि वो अपने अहिंसा को भी तोड़ते हैं, लेकिन अपनी हिंसा और अहिंसा को कब करना है कब नहीं करना है इसके लिए भी समय समय की बात होती है। तो इन्होंने सही समय बिल्कुल चुना और 1942 में ये उन्होंने नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू किया गया था और उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो। और उस समय भारत में जो है अंग्रेज, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम भारत के जो है आंदोलनकारियों को कि अंग्रेज इतनी जगह लड़ाई में व्यस्त हैं, हो सकता है हमको सफलता मिल जाए। और ये करो मरो का ये जो नारा है, उन्होंने नारा तो दिया, भारतीयों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको निर्दयतापूर्वक दबा दिया। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाए, जिसमें उन्होंने बिल्कुल नियम से अपने हिसाब से ही उन्होंने भारत को आज़ादी दी। गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो ये जो हमारा यजुर्वेद है दोस्तों, ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसको गाया भी जा सकता है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, इसी को कहते हैं गद्य और पद्य। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, किसने भाग लिया था, तो हमारे जो है कानूनी वेत्ता भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछ लिया जाता है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब WWE जो आप देखते हैं, ये WWE का जो आविष्कार है, ये ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार है, ये टिम बर्नर्स-ली जी ने किया है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इक्तेदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी दोस्तों, ये इल्तुतमिश ने जो है प्रारंभ की। और अगर आप इक्ता का मतलब समझें तो इक्ता एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है जमीन या भूमि होता है। और ये जमीन पर जो कुछ इक्ताएँ दी जाती थी, लोगों को ज़मीन दिए जाते थे, तो इक्ता भी व्यवस्था उसमें कही जाती है। और इक्तेदारी जिनको वो ज़मीन दे दी जाती थी, तो जिसको जमींदार कहते हैं, जिसको ज़मीन मिल गई तो वो जमींदार, तो उसी से बिल्कुल रिलेटिव है। जमींदार जो है, आप ये हिंदी में आप देख रहे हैं ज़मीन, लेकिन जब ये इक्ता है, वो इक्ता जो है ये अरबी शब्द है और उसी इक्ता मतलब ज़मीन होता है। और जिसको इक्ता दिया जाता है, जिसको ज़मीन दी जाती थी, उसको इक्तेदार कहते थे और वहीं से बना ये इक्तेदारी व्यवस्था। तो ये इक्तेदारी व्यवस्था किसने शुरू किया, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इनको देखें कि ये टॉप 50, ये जो है आपको 2 क्लासों में जो है टॉप संभावित प्रश्न मिलेंगे। ये टॉप 50 आप इस एक क्लास में देखेंगे और इसके बाद एक क्लास आपका और टॉप 50 का रहेगा। इसको मिला के 100 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉप संभावित प्रश्न आपको नजर आएंगे, जिसमें ये फर्स्ट क्लास इसकी रहेगी, इसमें आप टॉप 50 देखेंगे और सेकेंड क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। ये दोस्तों, ये पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप इसको देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पृथ्वी ऐसे इधर से जो है ये पश्चिम से आपका चालू करती है, ये वेस्ट है, और यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे चलते ये इस टाइप से पृथ्वी हमारी घूमती है। तो कैसे घूम रही दोस्तों, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी हमारी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। इसे अब आपको याद रख लेना है। रेड क्लिफ भारत और किस देश के मध्य है, तो दोस्तों ये जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ एक अधिकारी थे जो है
ये जो रेडक्लिफ महोदय हैं, ये रेडक्लिफ महोदय भारत और पाकिस्तान का इन्होंने जो है बंटवारा में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये जो इन्होंने एक लाइन मैप पर खींचा था, उसी मैप की लाइन को, जिसमें इन्होंने एक तरफ जो है भारत के अंदर में पूर्वी पाकिस्तान दिया था, और जो वर्तमान पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान वही है जो अभी पश्चिम बंगाल है। तो ये पहले पूर्वी बंगाल था, वही पूर्वी बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ, जो 1971 में जो है बांग्लादेश बन गया। और ये पाकिस्तान अभी भी अपने आप में उतना जो है, और इसी का भाग इसको सीधे एक यहाँ पे गलियारा दिया गया था, उसी गलियारे से सीधे ये पाकिस्तान जो है ये अपने इस पूर्वी पाकिस्तान जो है, इस पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा ये पाकिस्तान बना के रखा था, और इसी गलियारे से इनका आना जाना होता था, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता था। इसीलिए जो है इसमें जो है हमारे भारत ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसमें सहयोग किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों, ये सर मैकमोहन भी एक अधिकारी थे जो भारत और चाइना के मध्य उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई जो है। तो ये मैकमोहन जी वही हैं जो भारत और चाइना के मध्य इन्होंने एक सीमा बनाई थी, और इसीलिए भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहते हैं, और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। अब आपको इसे याद रखना है। स्वर्ण मंदिर के लिए किस मुगल सम्राट ने भूमि की व्यवस्था की? जहां इतना बड़ा स्वर्ण मंदिर आप देखते हैं अमृतसर में, जो स्वर्ण मंदिर है, ये स्वर्ण मंदिर के लिए जो जमीन की व्यवस्था किया था दोस्तों, ये अकबर ने किया था। अकबर एक हिंदू माँ के गर्भ से पैदा होने वाला जो है मुगल सम्राट था, जो है जो कि एक हिंदू माँ की पुत्री से पैदा हुआ था। और हिंदू शाही शासन आप देखें, जब आप अकबर को पढ़ते हैं तो हमीदा बानो बेगम जो हैं, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जो है अक्टूबर 1542 में जो है इनका जन्म होता है जो है। तो वो एक जो है इनके मौलवी गुरु हैं हिंदाल जो है, उनके यहाँ ये हमीदा बानो बेगम जिनकी भेंट होती है। और हिंदुओं के अत्यधिक संरक्षण में रहने के कारण इनके अंदर हिंदूवादी भावना, इसीलिए ये जो है अनपढ़ होते हुए भी इनके पास नवरत्न हुआ करते थे, अकबर महोदय के पास में जो है। और अकबर और बीरबल के बारे में आपने सुना है, जो बीरबल इनके सबसे खास थे, जिनका नाम क्या था? महेश दास, इनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो अकबर का मूल नाम क्या था? महेश दास था। तो अकबर वही हैं दोस्तों, इन्होंने उदारवादी जो है भारत के मुगल शासक थे, इसलिए इन्होंने सिखों से इनको विशेष लगाव था, और उनकी जो है सेना में सिखों की बहुत ज़्यादा संख्या थी, इसलिए इन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो है जमीन की व्यवस्था की थी अकबर मुगल शासक ने। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है दोस्तों? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, इसे आपको याद रख लेना है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में दोस्तों। ये लाल क्रांति पूछ लिया जाता है। ये लाल क्रांति जो आप अभी देखते हैं, लाल सलाम का झंडा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जो थाम रखा है, ये चीन की लाल क्रांति वही है। माओ त्से तुंग की जो विचारधारा है वो चीन में लागू है, इसी कारण से वहाँ पर आप देखें साम्यवादी व्यवस्था है। आगे देखिए दोस्तों, मिश्र धातु कांसा का जो है मिश्रण है। इसमें जो मिश्र धातु है कांसा, इस कांसे में कापर और टिन का मिश्रण होता है, इसीलिए जो है कांसे में किसका मिश्रण है? तो कापर और टिन मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है, जो एक मिश्र धातु है। आगे देखिए दोस्तों कि संसदीय प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? तो जो संसदात्मक व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है हमारे भारत में, और इसीलिए जो है संसदात्मक व्यवस्था की जो ये जननी है ये ब्रिटेन ही है। जैसे मौलिक अधिकारों की अगर जननी कभी पूछा जाए तो आपको अमेरिका पे टिक लगाना है कि जो दुनिया भर में जो मौलिक अधिकार आए वो सबसे पहले जो है अमेरिका में ही आए, और आप देखें कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से ही भारत ने लिया है। अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो ये कृष्णा नदी पर है। और राष्ट्रीय प्रतीक के अशोक चक्र का रंग क्या होता है? ये कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखना है। तो ये नींबू ब्लू या गहरा नीला जो रंग होता है, ये गहरा नीला ही जो है इसका अशोक चक्र का रंग होता है। ये देखें दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है दोस्तों। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। सिनेगाग
ये कई बार पूछा गया है किस धर्म का आराधना स्थल है, तो दोस्तों ये यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है मंदिर हमारे आराधना स्थल रहते हैं, और मुस्लिमों में जो है जो मस्जिदें हैं वो आराधना स्थल हैं, वैसे यहूदी में जो है आराधना स्थल को क्या कहते हैं, सिनेगाग कहते हैं। इसे अब आपको बिल्कुल आपके माइंड में ये फीड हो चुका है और ये अब आपको याद रहने वाला है। चश्मा लगा के आप इसको याद रखें बिल्कुल दोस्तों। आगे देखिए कि मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है। ये कब की गई दोस्तों, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जब हम लोग पैदा हुए थे। तो उस समय जो है ये 1989 में जो वोट देने की आपकी एज अभी वर्तमान में 18 साल है, तो ये 1989 के पहले 21 साल होती थी। जो है शादी के लिए तो कोई उम्र नहीं थी उस समय तक, लेकिन मतदान के लिए 21 साल उम्र थी, तभी तो बाल विवाह इतना प्रचलित था हमारे यहाँ। और आप देखें कि ये शादी की उम्र अब तो निर्धारित कर दी गई है। अब देखें कि मतदान की उम्र है, इसको शादी की उम्र नहीं समझना है। ये 18 साल किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ये याद करने लायक के तो नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि ये फिरंगी हमारे देश को इतने समय तक गुलाम रखे और हमारे इतने जाबाजों को जो है इनके ज़माने में कितने लोगों को बेरहमी से फांसी दिए। और ये दोस्तों ये मार्च का जो महीना चल रहा है, भगत सिंह, गुरुदेव, राजगुरु, इन लोगों को जो फांसी दी गई थी, ये इसी में जो है 23 मार्च को दिया गया था 1931 में। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। ये जो है इनको शहीद हमारे देश के जो है महान क्रांतिकारी रहे। आप ये देखें कि ये अंग्रेज पूरी तरह से अपनी जो औपनिवेशिक सत्ता है उसी को बनाए रखना चाहते थे। और ये भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। लॉर्ड कैनिंग को आपको याद रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये फिरंगी। जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। और दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है कि पौधे किस भाग से लौंग निकलती है, तो ये दोस्तों पौधे के किस भाग से लौंग निकलती है, तो पुष्प कलिका से जो है ये पौधे का एक भाग है, यहीं से लौंग निकलती है। लौंग क्या है, तो पुष्प कलिका से निकलने वाला है, जो हम लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और ये तंबाकू जो है आज ये बहुत बड़ी बीमारी बना हुआ है। और आज आप देखें कि तंबाकू और गुटखा के पैकेट में ही लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये दोस्तों पुर्तगालियों ने हमको यहाँ दिया है। ये पुर्तगाली वही हैं जो हाल ही में आप देखें कि सबसे बाद में और सबसे पहले अगर कोई गुलाम हुआ था तो गोवा हुआ था, और ये वही गोवा है जहाँ से सबसे अंत में पुर्तगाली गए हैं। और ये जाते जाते जो है भारत में तंबाकू की खेती देखे गए, जिससे कितने लोग कैंसर के कारण मर रहे हैं। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था, तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी ने चलाया था। ये शेर शाह सूरी वही हैं दोस्तों जिन्होंने एक बार मुग़ल सत्ता को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। हुमायूं को हरा के इन्होंने, जब आप ये देखें कि 1539 जो है और 1540 में जो दो युद्ध कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध होते हैं, तो उसमें जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं जो है नदी में कूद के अपनी जान बचाया था, और ये सीधे जो है भाग गया था, और नहीं भागता तो मुग़ल जो है वहीं ख़त्म हो जाते। और हुमायूं ये सब अफ़गानी थे, ये अफ़गानी फिर से तैयारी करके आते हैं। और उसके बाद में देखें कि बहादुर शाह जफ़र जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व भी किया, सबसे बुजुर्ग जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थे, जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये शेर शाह सूरी दोस्तों एक बार स्थापित हो चुका था, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से शेर शाह के वंशज बहुत ही निकम्मे निकलते हैं, और फिर से यहाँ पर शासन हो जाता है किसका, मुग़लों का शासन फिर से हो जाता है। जब पानीपत का आप द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं 1556 वाला, तो उस 56 वाले युद्ध में जो है शेर शाह सूरी के वंशज हार जाते हैं, और फिर से मुग़ल सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाती है। और उसके बाद इनकी क्रूरता का काल चालू होता है। मैं ही राज्य हूँ,
लुई 14वां के ये शब्द हैं दोस्तों, और मेरे शब्द ही कानून है, इसको किसने कहा था पूछा जाता है, तो ये लुई 14वां है। ये लुई 14वां बहुत ही अच्छे शासक थे। लुई 15वां भी अच्छे शासक थे, लेकिन लुई 16वां के शासनकाल में जो है हालत ख़राब हो जाती है। विश्व इतिहास वाला आप हमारा पार्ट देखें, विश्व इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें आपको इनको पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1336 में हुई थी, जिसको हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने किया है। और जो आप हम्पी का रथ देखते हैं, ये हम्पी का रथ जो है ये इसी विजयनगर साम्राज्य की शोभा थी। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य को आप देखें कि कितने गोलकुंडा, बीदर जो है यहाँ के शासकों ने मिलकर, बीजापुर, ये सब मिलकर इनको हराते हैं। ये एकमात्र हिंदू जो है शासक हुआ करते थे, और इनको हराने के लिए जितने गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये सब शासक एक साथ मिल के जो है विजयनगर साम्राज्य पर अटैक करते हैं और उसको तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए पत्थरों का स्वर्गलोक किसे कहा जाता है? तो हम्पी को कहा जाता है, जो कर्नाटक में पड़ता है, और यहीं कर्नाटक में ही विजयनगर साम्राज्य था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ये राखल दास बनर्जी ने किया है। आप हमारी एंशियंट इंडिया वाली क्लास देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पूरा आपको एंशियंट इंडिया बहुत अच्छे समझाया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट का विजिट करें, वहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी बहुत बेहतरीन दी गई है। नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति, एक लड़की है जो नृत्य कर रही है, कांसे की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो उस समय हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी पाकिस्तान में चला गया है, ये अंग्रेजों की दया दृष्टि के कारण। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ये कई बार पूछा गया है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और 12 से फिर 35 तक के आ जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 का। पंचायतों के संबंध में वो वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 में का से लेकर आड़ा तक। ये एक ही अनुच्छेद में जो है पंचायतों के संबंध में पूरे प्रावधान दे दिए गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपात उपबंधों का संविधान के किस भाग में रखा गया है? आपात उपबंधों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये भाग 18 में है हमारे आपात उपबंध, जिसमें आप देखें कि आप आपातकाल देखते हैं, राष्ट्रपति शासन देखते हैं, और वित्तीय अकाल जो आप देखते हैं, ये वही 352 से लेकर 360 में इसमें राष्ट्रपति का आपातकाल जो है, और ये वित्तीय आपातकाल, ये आपातकाल जो है 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध उसमें दिए गए हैं। और आपातकाल जो है ये भाग 18 में है, इसे आपको याद रखना है। केंद्र और राज्य संबंध संविधान के किस भाग में समाहित हैं? जो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है, ये भाग 11 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, अमेरिका से लिए गए हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? पूछ लिया जाता है। दांडी मार्च, तो ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है दांडी मार्च। और दांडी से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, और मार्च का महीना था, इसलिए उसको दांडी मार्च कहा जाता है। वो मार्च मतलब यात्रा भी अंग्रेजी में होता है। तो ये देखिए कि ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 30 मार्च 1930 को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1930 को ढाका में हुई थी। उस समय ढाका हमारे जो है बंगाल का एक भाग था, जिसमें जो है आगा खां, सलीम उल्ला खां और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने मिलकर जो है एक मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो भारत में भारत विभाजन का जिम्मेदार हुई। और इतना बड़ा हमारा जो है संयुक्त भारत, इसको जो है इन लोगों ने विभाजित करा दिया, इन मुसलमानों के ठेकेदारों ने। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त
कब प्रभावी हुआ दोस्तों? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल की व्यवस्था है। 1793 ईस्वी की बात है, जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है इसका ट्रायल किया गया और ये वहाँ पे प्रभावी भी रही। मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाती है? तो ये 16 अगस्त 1946 को ये सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब हमें जो है बंटवारा नहीं मिलेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक वकील था, ये वकील लोग मिलकर जो है पूरे देश को, हमारे संयुक्त भारत को इन्होंने जो है तहस नहस कर दिया और इसमें जो है पाकिस्तान भी बना दिया, बांग्लादेश भी बना दिया। और कहीं अगर ये हमारा संयुक्त भारत रहता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे बड़ी होती और हम सामूहिक रूप से जो है सर्वधर्म समभाव से बढ़ने वाले लोग हैं, सर्वधर्म समभाव से आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म टाइप का और किसी धर्म में पाया नहीं जाता। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था दोस्तों भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद हमें फुर्सत मिल जाती है वायसरायों से। और कारगिल युद्ध आप देखें कि भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन दिया था? तो ऑपरेशन विजय दिया था। आपने देखा कि भारत को बांटे और भारत के बांटकर ये पीओके भी आज पाकिस्तान जो है कब्जा करके रखा है। और उधर अक्साई चीन जो है चाइना कब्जा करके रखा है। हमारा तो आधा से ज़्यादा आप देखें कि अभी हमारे पास जो कश्मीर है वो पूरे कश्मीर का जो है आप सबसे ज़्यादा बड़ा भाग चाइना लेके रखा है, उसके बाद पाकिस्तान जो है हड़प के रखा है और उसका 30% भाग हमारे भारत में वर्तमान में बचा है, बाकी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ये कौन सी सरकार हमारी छुड़ाएगी? इसके लिए कौन सी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी जिसके कारण से अक्साई चीन और पीओके हम भारतवासियों को फिर से मिलेगा। और जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है, ये चाइना को भी छोड़ देना चाहिए। अक्साई चीन वाला एरिया आराम से अपना जो है ये कोरोना फैलाते हुए अपना जीवन जीते रहें। और इसके बाद पीओके पाकिस्तान जो है, ये पीओके वाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको भी से बहुत जल्द छोड़ दे तो उनके देश के लिए अच्छा होगा। आप देखें कि भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया दोस्तों? तो ये जेपी जो आंदोलन है, जेपी रेवोल्यूशन कई बार जो पूछा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये जिनेवा में है। और इसका जो गठन हुआ था, आप देखें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ख़त्म होता है, उसके बाद से जो है श्रमिकों को बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं दी जाती हैं। उनको जो है उनकी संपत्ति, उनकी आवास और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था और ये जिनेवा में है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, सामान्य नेत्र जो है, सामान्य मानव नेत्र की सुस्पष्ट देखने की सबसे कम दूरी कितनी है? तो ये 25 मीटर की दूरी है दोस्तों। ये 25 मीटर की दूरी पे हम लोग हर चीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं और इसीलिए 25 मीटर एक सुस्पष्ट दूरी मानी जाती है, अगर कोई दृष्टि दोष आपको नहीं है तो। कांग्रेस पार्टी भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब दिया दोस्तों? इन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी जब जो है प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी से ये गरीबी हटाते हटाते 1971 से इन्होंने अपना फार्मूला ही बना लिया। भारत में जो है इतनी ज़्यादा ये इनके शासन करने का एक नारा हो गया, गरीबी हटाओ। और ये गरीबी ये अभी तक जो है आप देखें कि इंदिरा गांधी लगातार कहती रही, राजीव गांधी लगातार गरीबी हटाते रहे, उसके बाद संजय गांधी गरीबी हटाते हटाते यहाँ चले गए, उसके बाद सोनिया गांधी भी गरीबी हटाई और राहुल गांधी भी गरीबी हटाए। लेकिन ये गरीबी हटाते हटाते ये पूरे भारत के सभी राज्यों से ये खुद ही इनका नेस्तनाबूद होते चला जा रहा है। कांग्रेस हर जगह से समाप्त होते चली जा रही है। यही गरीबी जो है इन्होंने हटाने का नारा खाली दिया, लेकिन इस देश से गरीबी नहीं, इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। आप देखें गरीबों की हालत वो हो गई है कि भारत में अगर 1971 से गरीबी हटाई जा रही थी, तो आज 2021-22 में भी लोग गरीब क्यों हैं? ये एक इनका खाली प्रोपोगंडा है। आप इसको ध्यान दें कि गरीबी हटाओ नहीं, ये अपनी राजनीति चमकाओ का नारा अगर देते तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीति चमकाओ, ये खाली पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। और ये सरकारें अभी वर्तमान में आप देखें गरीबों को तो लाभ मिल रहे हैं, लेकिन गरीबी जो है कब हटती है,
इसका भगवान ही मालिक है। प्रथम लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में भारत में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। और ये बाबर महोदय आ गए हैं जो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ते हैं, इब्राहिम लोदी को हराते हैं और युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और यहीं से बाबर क्या होता है, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है हमारे भारत में। और मुगल सम्राट जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक जो है ये लोग हावी रहते हैं। और आधिकारिक रूप से इनका शासन जो खत्म होता है जब महारानी विक्टोरिया के हाथों में 1858 में हमारे भारत का शासन की बागडोर चली जाती है, तब ये खत्म होता है। और ये बाबर का जो है आत्मकथा ये बाबर नामा में लिखा गया है, जो है ये बाबर की आत्मकथा है। आगे देखें दोस्तों कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। और ये क्यों अपनाई गई दोस्तों? चूँकि 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और जब सोवियत संघ का विघटन होता है और सोवियत संघ और जो रसिया है, ये सोवियत संघ से ही जो है 15 राज्यों में सोवियत संघ टूटता है, जिसमें से रसिया भी निकलता है, यूक्रेन निकलता है, बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे देश जो है इसी से निकलते हैं। और इसीलिए इसने यूक्रेन के ऊपर अभी रसिया ने वर्तमान में चढ़ाई की है। और यहाँ पे जो है ये जो है विश्व रसिया और उसके बाद अमेरिका, ये दोनों महाशक्तियाँ थी। लेकिन जब यहाँ पे रसिया का विघटन होता है और रसिया जो है एक तब भी मजबूत ताकत आज भी बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वहीं से हमारी भारत में नई आर्थिक नीति शुरुआत होती है, जिसके बाद में भारत में जो है विकास देखने को मिलता है। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पे चल रहा था दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है रसिया, अमेरिका ये सब मिलकर लड़ रहे थे। रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड ये एक साथ में थे, इनके साथ में जो है सर्बिया भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग जो है जितना इनका ट्रिपल अलायंस वाला जो त्रिगुट था, ये त्रिगुट के विरोध में आप देखें, आप हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली जो है क्लास जरूर देखें। आपको विश्व इतिहास का बहुत अच्छी क्लासेस चैनल पे चलाई गई हैं। इसको दोस्तों साम्यवादी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जहाँ से मजदूरों का शासन शुरू होता है। तो ये व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होता है दोस्तों। और अभी वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किए हैं, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, आप उनको जानते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? कि जो है कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था दोस्तों। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन ये आप 11 याद रखिए, 1911 है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और 1905 में ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद ही तो हमारे यहाँ देखिए कि स्वदेशी आंदोलन भी 1907 में चालू हो जाता है और अंग्रेजों का जो है लगातार विरोध किया जाता है। इसके विरोध में कपड़े इनके जलाए जाते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। ये हमारी आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम वाली क्लास देखें, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज ह्यूल थे दोस्तों। शरीर में रक्त का निर्माण कौन करता है? तो ये रेड बोन मैरो है जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करती है। और घाव को भरने कौन सा विटामिन मदद करता है? घाव को भरने के लिए तो जो विटामिन सी है दोस्तों, ये विटामिन सी घाव को भरने के में बहुत ही मददगार होता है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है? तो इसको गांधी जी ने कहा है दोस्तों कि धर्म को राजनीति से कभी नहीं अलग किया जा सकता। ये उनकी विचारधारा थी। लेकिन अभी आप वर्तमान में देखें तो मोदी जी ने तो जो है धर्म को राजनीति के साथ में इस प्रकार से प्रगाढ़ता से जोड़ा है कि इसीलिए ये हमें लगता है कि पूरी तरह से सही है कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में होती हैं दोस्तों। ये जो हमारा जबड़ा है, ये जबड़ा बहुत शक्तिशाली है। आप देखें कि लोग कितने झापड़ भी मारे फिर भी जबड़ा टूटने वाला नहीं है। और नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है? जमशेदपुर का है दोस्तों। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन है? श्रीलंका है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विलियम ग्रेट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की किसने किया था? कालिदास जी ने किया था, इसे आपको जरूर याद रखना है।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहा जाता था दोस्तों। वैदिक युग में जो कर वसूलते थे, कर को कर न करके बलि कहा जाता था। इसे आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था? इनको किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जो है, तो ये जो है नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। ये दोस्तों यूरोप की बात है। आप विश्व इतिहास की हमारी क्लासेस देखें, आपको जानकारी बहुत अच्छे से होगी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? ये किराना घराना है दोस्तों। ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंडित भीमसेन जोशी का किराना घराना से संबंध है। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? तो ये मराठा प्रशासन में थी। अष्टप्रधान नामक जो व्यवस्था थी, अष्टप्रधान अष्ट दिग्गज की भी व्यवस्था है और नवरत्न की भी व्यवस्था आप मुगल काल में देखते हैं। दोस्तों ये टॉप 50 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको लगभग 70 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दी गई है। आप प्रश्नों के साथ साथ हमारे जो वक्तव्य हैं उनको भी सुनते चलें और हमारे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी आपको लाइन से करा जा रही है। आप हमारे हिंदी नेट JRF वाले बैच से जुड़ें। अगर आप पेपर 2 हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। आप उनको देखें और अपनी परीक्षा में 100% सफलता पाएँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना है दोस्तों। कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जो क्लास आपको टॉप 100 को पूरा करेगी। और टॉप 100 प्रश्न ये ऐसे हैं कि कोई इसको देखकर आप किसी भी परीक्षा में जाएं, आपको कम से कम 10 प्रश्न इस क्लास से मिलने वाले हैं। ये ऐसी क्लास है जो आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगी। आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।